सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम अद्वैत है और अब हम लोग डीएफ को कंटिन्यू करने वाले हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडीज ऑफ लॉ एंड लेवल्स ऑफ लॉ। सो ये दोनों टॉपिक मैंने एक ही वीडियो में कवर करने का ट्राई किया है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बॉडीज ऑफ लॉ। सो देयर आर बेसिकली 3 बॉडीज ऑफ लॉ डिफाइंड। लेट्स टेक अ लुक ऑन देम। ओके, सो 3 बॉडीज ऑफ लॉ कौन से हैं? एक अपना क्रिमिनल लॉ है, एक सिविल लॉ है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव या रेगुलेटरी लॉ है। इसका मैं आपको छोटा छोटा बता देता हूँ, उसका डिटेल में आगे देखते हैं। सो क्रिमिनल लॉ बेसिकली किस चीज से डील करते हैं? जैसे आपके थेफ्ट, मर्डर, ये वाले जो सारे क्राइम्स हो गए वो क्रिमिनल लॉ के अंदर आते हैं। सिविल लॉ मतलब जो डिस्प्यूट्स होता है, जैसे अभी घर को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, डाइवोर्स, ये सब जो आता है वो सिविल लॉ में आ जाता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेटरी लॉ मतलब जो नए नए रेगुलेशंस आते हैं, जैसे कि स्मोकिंग या मतलब अल्कोहल बैन होना, एनवायरमेंट के लिए मतलब कुछ एक्शंस लिए हुए हैं, वो सब आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेटरी लॉ में। सो ये बेसिक तीनों का डिफरेंस समझ गए आपको। अब एक एक करके तीनों को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आता है क्रिमिनल लॉ। सो क्रिमिनल लॉ इज द बॉडी ऑफ लॉ दैट डील्स विद क्राइम एंड द लीगल पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस। सो बेसिकली क्रिमिनल लॉ किन को पनिश करता है? क्रिमिनल ऑफेंसेस को। अब क्रिमिनल ऑफेंसेस का सबसे पहले ना एग्जांपल देख लेते हैं। ये वाले देखो, थेफ्ट, असॉल्ट, रॉबरी, ट्रैफिकिंग इन कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस, मर्डर एक्सेट्रा। कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस मतलब अपने ड्रग्स वग्स हो गए, ठीक है, वो सब आ जाते हैं क्रिमिनल ऑफेंसेस में। सो आप एग्जांपल देख लोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा कि बात किस बारे में चल रही है। सो टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट एंड सोसाइटी, हम लोग उनको पनिश करते हैं, किनको? क्रिमिनल ऑफेंस जो करते हैं उनको। और एक रूल ये रहता है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, मतलब हर एक चोर भी इनोसेंट है जब तक कि उसको गिल्टी प्रूफ नहीं किया। ये बेसिक इन लोग का लॉ है, ठीक है, ये दिमाग में रखना लिखने के टाइम। नेक्स्ट क्या है? द प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूफ डिफेंडेंट गिल्टी। अब इसमें 2 पार्टीज होती है, एक प्रोसिक्यूशन और एक डिफेंडेंट। डिफेंडेंट मतलब जिसके ऊपर इल्जाम है, और प्रोसिक्यूशन जिसने इल्जाम लगाया है, ठीक है। अ गिल्टी डिफेंडेंट इज सब्जेक्ट टू कस्टोडियल मतलब इम्प्रिजनमेंट और नॉन कस्टोडियल पनिशमेंट, जैसे कि फाइन्स या कम्युनिटी सर्विस। मतलब अब अगर समझो कोई डिफेंडेंट था, मतलब जिसके ऊपर इल्जाम लगा था और वो प्रूव हो गया कि हाँ भाई तूने किया था ये काम, तो या तो उसको जेल हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है जो कि कस्टोडियल होता है, और नॉन कस्टोडियल मतलब उसको जेल में नहीं डालेंगे पर कुछ फाइन लेके छोड़ देंगे या फिर कुछ सोशल सर्विस करवाएंगे उससे, ठीक है। इन एक्सेप्शनल केसेस द डेथ पेनल्टी, मतलब अगर आपका क्राइम बहुत बड़ा है, जैसे मर्डर ऑर्डर है, सो आपको सीधा डेथ पेनल्टी मिलेगी। एग्जाम्पल्स पहले देख लिए। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है? सिविल लॉ। सिविल लॉ डील्स विद द डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस और बिटवीन द टू इन विच कंपेंसेशन इज अवॉर्डेड टू द विक्टिम। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे अभी समझो किसी को बिना बात के जॉब से निकाल दिया, उसने केस कर दिया कंपनी पे, क्या मेरे को बिना मतलब के निकाल दिया लोग ने, मेरी सैलरी नहीं दी। सो अगर जब वो जो एम्प्लॉई है वो जीत जाएगा केस, तो उसके बाद उसको एक कुछ मिलेगा ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपेंसेशन। सो कंपेंसेशन प्लस उसका जो भी उसको एक्स्ट्रा देंगे वो। सो सिविल लॉ ये सब के अंडर आता है। सो एग्जाम्पल क्या है? लैंडलॉर्ड टेनेंट डिस्प्यूट्स, मतलब जो किराए भाड़े वाले डिस्प्यूट्स होते हैं, डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स, चाइल्ड कस्टडी प्रोसीडिंग्स, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, पर्सनल इंजरी एक्सेट्रा। सो ये जो सब आ जाते हैं वो सिविल लॉ के अंदर आ जाते हैं, मतलब प्रॉपर्टी को लेके, आपका डाइवोर्स को लेके, ठीक है, तो ये सब सिविल लॉ के अंदर है। टू डील विद द डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन और बिटवीन द टू इन विच कंपेंसेशन इज अवॉर्डेड टू द विक्टिम। वापस रिपीट कर दिया ये। नेक्स्ट क्या है? क्लेमेंट मस्ट प्रूव however the burden may shift to the defendant in situations of res ipsa loquitur, the thing speaks for itself। मतलब के मतलब ऐसे आपको एविडेंसेस वहां पे शो करने पड़ेंगे जो खुद के लिए स्पीक करते हो, ठीक है। सो ऐसा भी हो सकता है कि जो क्लेमेंट है वो डिफेंडेंट को, मतलब जिसने इल्जाम लगाया वो भी क्रिमिनल हो सकता है और जो जिसके ऊपर लगाया वो भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो अपने आप जैसा डिसाइड होगा लास्ट में। कंपेंसेशन इज यूजुअली फाइनेंशियल, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। या फिर कंपेंसेशन ये भी हो सकता है कि मतलब अगर किसी की कुछ चीज तोड़ी थी तो उसको वापस कर दो, चलो तुम पैसा नहीं देना चाहते तो वो चीज उसको वापस कर दो, समझे। सो ये सब आ जाते हैं सिविल लॉ में। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेटिव या रेगुलेटरी लॉ। इट इज द थर्ड बॉडी ऑफ लॉ विच इज ऑफन ओवरलोडेड इन डिस्कशन ऑफ क्रिमिनल एंड civil law. It consists of rules and regulations that are approved by government agency under authority given to it by the legislative body and that applies to a particular field, जैसे कि Environmental Protection Agency Regulation। मतलब जो EPA है, जो Environmental Protection Agency है, उसने कुछ एक्ट्स निकाल रहा है, सो उसके ऊपर किसका हाथ है, मतलब उसके सर पे किसका हाथ है? अपना लेजिस्लेटिव बॉडी का। मतलब गवर्नमेंट ने उसको उतना पावर दिया है कि वो एक्ट्स निकाल सकता है एनवायरमेंट के लिए,
ठीक है। सो ये वाले जो लॉज आ जाते हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेटरी लॉ में आते हैं। ये डायरेक्टली कोर्ट नहीं करता है, पर हाँ अलग अलग जो एजेंसीज है गवर्नमेंट की उन लोग भी ये लॉज डाल सकते हैं। अल्कोहल बैन करना, मतलब वाटर के ऊपर कंजर्वेशन का कुछ एक्ट, जो ये सब आ जाता है, वो सब आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेटरी लॉ में। सो ये 3 हो गए अपने बॉडीज ऑफ लॉ। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि था अपना लेवल्स ऑफ लॉ। सो लेवल्स ऑफ लॉ अब 4 है। अभी हम लोग ने पिछले में क्या देखा, बॉडीज ऑफ लॉ देखे। तो बॉडीज ऑफ लॉ कितने थे, 3 थे, क्रिमिनल, सिविल और एडमिनिस्ट्रेटिव। तीनों का एग्जांपल याद रखो दिमाग में और अंदर का लिख लोगे। नेक्स्ट है लेवल्स ऑफ लॉ। सो इसमें 4 है। सो पहला कौन सा है, लोकल। देखो ऐसे मतलब असेंडिंग में जाओ, आप कहाँ रहते हो, लोकल, फिर स्टेट, फिर उसके बाद एक कंट्री में, तो कंट्री को लिख दो फेडरल लॉ, और फिर एक वर्ल्ड में जो कि है इंटरनेशनल लॉ। हो गया, चारों याद हो गए। अब इसको अंदर से देख लेते हैं। सो सबसे पहला है लोकल लॉज। सो लोकल लॉज आर अप्रूव्ड बाय सिटी और टाउन काउंसिल, साइंड इनटू लॉ बाय द मेयर और अ कंट्री जज, वेयर सम सिटीज गिव दिस वीटो लॉज टू एग्जीक्यूटिव्स। मतलब अभी लोकल लॉज बेसिकली कौन लाता है, बीइंग में या तो मेयर लाता है वहां का, या तो कोई जज जो वहां पे प्रेजेंट होता है वो लाता है, या कभी कभी वीटो पावर एग्जीक्यूटिव्स को दिया जाता है, जो दूसरे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनको। लोकल लॉज आर आल्सो नोन एज ऑर्डिनेंसेस। छोटे छोटे लॉज है इसलिए इसको ऑर्डिनेंस बोलते हैं। The people who violates the ordinances are tried in municipal और country courts। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि उसको म्युनिसिपल कोर्ट में भी पेश कर सकते हैं और बड़े वाले कोर्ट में भी, डिपेंड करता है उसके क्राइम के ऊपर। अब जैसे आप बिना टिकट के ट्रैवल कर रहे हो, समझ रहे हो, आपको छोटे वाले कोर्ट में लेके जाएंगे, पर आपने कुछ ज़्यादा बड़ा कर दिया और उसको वायलेट हो गया अपना लोकल लॉ, सो बड़े वाले इसमें भी लेके जा सकते हैं कोर्ट में, समझे। द पीपल हु वायलेट्स द ऑर्डिनेंसेस, हाँ ये हो गया। A guilty verdict in this lower courts can be appealed to a higher court of record। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि समझो गिल्टी है पर उसका क्राइम बहुत ही ज्यादा बड़ा है, मतलब इन लोग इतना बड़ा डिसीजन नहीं दे सकते, जो बड़ी पेनल्टीज है वो इन लोग डिसाइड नहीं कर सकते, तो लोग क्या करेंगे, केस फॉरवर्ड करेंगे बड़े कोर्ट को, जो कि हायर कोर्ट को। तो आपको समझ गया लोकल लॉस कौन देता है, कौन अप्रूव करता है, अपना मेयर, ये याद रखना है। या कभी कभी वीटो पावर एग्जीक्यूटिव्स को दिया जाता है, इनको क्या बोलते हैं, और एक ऑर्डिनेंस। और जो गिल्टी होते हैं उनको कहाँ ट्राई किया जाता है, म्युनिसिपल कोर्ट्स और कंट्री कोर्ट्स में, और उसके बाद अगर गिल्टी रहेगा, ज्यादा बड़ा कुछ किया रहेगा, तो हायर कोर्ट्स में भी जा सकते हैं। तो ये लोकल लॉज हो गया सिंपल भाषा में। स्टेट लॉज, अब स्टेट लॉज क्या है, द लॉज एनफोर्स्ड बाय स्टेट पुलिस एंड पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर एंड साइंड इनटू लॉ बाय द स्टेट्स गवर्नर। मतलब सारे जो स्टेट के बड़े बड़े लोग हैं, स्टेट गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेचर, इन लोग लाते हैं, और इसमें मेन काम कौन करता है, स्टेट पुलिस। अभी आप बोलोगे यहाँ नहीं करता क्या लोकल लॉ में, यहाँ पे भी काम करता है लोकल पुलिस, पर वहाँ पे लोकल पुलिस, अब जैसे महाराष्ट्र पुलिस है, सो आपके लोकल में भी महाराष्ट्र पुलिस है और पूरे स्टेट की भी महाराष्ट्र पुलिस ही है ना। सो एज अ होल जो डिसीजन स्टेट लॉज वाले होते हैं महाराष्ट्र पुलिस लेती है, और आपके इधर का जो छोटा सा सेक्शन होता है वो लोकल लॉ में आता है, समझे। सम स्टेट लॉज आर पास्ड बाय बोथ हाउसेज। एग्जाम्पल, इंडिया में 2 हाउसेज है, लोकसभा और विधानसभा, और अमेरिका में अलग हाउसेज है, ठीक है। So states can pass criminal laws with penalties from fines to death penalty। अभी स्टेट लॉ के पास थोड़ा ज्यादा पावर है, सो ये फाइन वाले भी निकाल सकती है लॉज, और डेथ पेनल्टी तक वाले लॉज भी निकाल सकती है, पर कन्फाइनमेंट क्या रहेगा, एक पर्टिकुलर स्टेट में ही वो लॉ वैलिड रहेगा। अब महाराष्ट्र का लॉ जो किसी और, जैसे मध्य प्रदेश में वो लॉ नहीं है, जैसे गुजरात में अल्कोहल बैन है, वो महाराष्ट्र में नहीं है, सो वो गुजरात का स्टेट लॉ हो गया, वो महाराष्ट्र का नहीं है, आप समझे। सो उसका जो कन्फाइनमेंट है वो पर्टिकुलर स्टेट में ही रहेगा। उसी तरह जो लोकल लॉ है वो उस पर्टिकुलर लोकल एरिया में, जिसके अंडर, मतलब जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वो अंडर आता है, उसके अंदर ही वो वैलिड होगा वो लॉ, समझे आप, उसके बाउंड्रीज में ही, उसको ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं। सो उस ज्यूरिसडिक्शन में वो लॉ वैलिड रहेगा, उसी तरह स्टेट के ज्यूरिसडिक्शन में वो वैलिड रहेगा वो लॉ, ठीक है। नेक्स्ट है अपना कंट्री लॉ या फेडरल लॉ बोल सकते हो। तो फेडरल लॉज are introduced as bills in either the houses and are generally debated for passing on। मतलब ये वाला तो आपने बहुत बार देखा होगा, जैसे करप्शन एक बहुत बड़ा देखो एक्ट निकलने वाला था उसका, जिसके ऊपर बहुत सारा वो हुआ था, अनशन वंशन हुआ था। सो उसमें क्या होता है, बिल आप इंट्रोड्यूस करते हो ये दोनों हाउसेज में, अपने विधानसभा लोकसभा में, सो वहाँ पे मेजोरिटी मिलके डिसाइड करती है कि इसको पास करना है कि नहीं। अगर एक पर्टिकुलर मेजोरिटी सेटिस्फाई हो रही है तो ही फेडरल लॉज आ सकते हैं। सो इसमें कौन कौन अपना इनपुट देता है, सबसे पहले सिटीजन इनपुट कैसे लेते हो लोग, इन द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। आप इलेक्शन में वोट देके किसको चूज करते हो, अपना रिप्रेजेंटेटिव लोकली, वो सब विधानसभा में बैठ के आपको रिप्रेजेंट करते हैं। सो पहले उनका इनपुट लिया जाता है, मतलब इन शॉर्ट आपका इनपुट ले रहे हैं, एंड नीडेड फॉर पासिंग ऑफ लॉज।
कैनॉट कन्फिस्केट स्टेट लॉ वायोलेटर्स। मतलब अभी इधर ये भी है झोल कि अगर स्टेट में किसी ने कुछ किया है और उसने स्टेट लॉ को वायोलेट किया है, सो वहां पे मतलब ये फेडरल लॉ वाले नहीं आ सकते। जैसे कि एफबीआई का अगर एग्जांपल लूं मैं, सो अगर वो पूरे अमेरिका का एफबीआई है, ठीक है, सो अगर किसी स्टेट में पर्टिकुलर किसी ने लॉ वायोलेट किया ना, तो एफबीआई जाके उसको नहीं डायरेक्टली टच कर सकते, उसको पहले स्टेट लॉ के पास जाना पड़ेगा, स्टेट लॉ वाले परमिशन देंगे तब वो एज उधर का पुलिस एक्ट कर सकती है। वही एग्जाम्पल में मैंने लिखा है, समझे? तो डायरेक्टली स्टेट में घुस के आप काम नहीं कर सकते फेडरल लॉ वाले। इतना समझा आपको? सो फेडरल लॉज आर इंट्रोड्यूस एज बिल्स और वो सब पास होने चाहिए, बराबर। और सिटीजन इनपुट लेते हैं अपन रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, और उसके बाद यू कैन नॉट कॉन्फिस्केट द स्टेट लॉ वायोलेटर्स, और फिर आगे का एग्जांपल एफबीआई वाला दे देना। हो गया फेडरल लॉ। अब आते हैं अपने फाइनल टॉपिक पे जो कि है इंटरनेशनल लॉज। सो इंटरनेशनल लॉज देख के समझ गया कि जो पूरे वर्ल्ड में वैलिड रहेगा। लॉज कैन लाइकवाइज बिगिन थ्रू सेटलमेंट्स व्हिच आर एग्रीमेंट गॉन इनटू बिटवीन नेशंस। एग्जांपल, कांग्रेस सैंक्शनड द डीएमसीए एक्ट इन 1998 टू पुट फोर्थ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कॉपीराइट अरेंजमेंट। जैसे कि एक एग्जांपल है डीएमसीए का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट। सो ये कॉपीराइट का एक्ट ना वर्ल्ड वाइड वैलिड है, ये एक इंटरनेशनल लॉ है। सो इसमें बहुत सारे नेशंस ने साइन किया था इसका पिटिशन, और फिर ये लॉ अप्रूव हुआ। सो मोर देन 179 कंट्रीज में ये वैलिड है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो। तो मतलब ऐसे जो लॉज होते हैं ना, जो मतलब सारे वर्ल्ड के फेवर में होते हैं और जिनको सब एग्री करते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि इंटरनेशनल लॉ एक साथ धपाक से आ जाता है, नहीं, वहां पे भी मेजोरिटी लगती है, वहां पे भी कंट्रीज का वो पिटिशन को साइन करना जरूरी रहता है, और हर कंट्री से एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, वन या मोर, ठीक है। और उन लोग जाके अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनको अगर वो फेवर में लग रहा है खुद के तो ही वो साइन होता है, ऐसा जरूरी नहीं है सब साइन करेंगे। सो उसका बेस्ट एग्जांपल डीएमसीए एक्ट लिख सकते हो, जो कि हमने डीएफ से रिलेटेबल है, इसके लिए मैंने ये एग्जांपल लिया है। और ये कैसे होता है कि विच इज इन अग्रीमेंट गॉन इनटू बिटवीन नेशंस, मतलब सारे नेशंस मिलके बैठते हैं और फिर ये लॉ बनाते हैं। इसमें कोई माई बाप नहीं होता, मैं बता दूं। जैसे यूनाइटेड नेशंस है, सो उन लोग क्या करेंगे, उन लोग सिर्फ एक बॉडी, मैनेजमेंट बॉडी आप बोल सकते हो, पर जो डिसीजन होता है वो सब मिलके ही लेते हैं। ऐसा नहीं यूनाइटेड नेशंस थोप नहीं सकते किसी पे अपना डिसीजन कि नहीं तेरे को करना ही पड़ेगा। हाँ, वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हाँ आप आओ, ऐसा ऐसा फेवर वेवर ये वो, पर ऐसा थोप नहीं सकता, वहाँ पे भी आपको मेजोरिटी लगेगी, ठीक है। सो गाइस, ये था वीडियो अपना बॉडीज ऑफ लॉ और लेवल्स ऑफ लॉ पे। सो थैंक यू।